जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम बात करेंगे आरक्षण की, संविधान की। प्रदेश जी, ये जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हिंदुओं जागो, हिंदू के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का शोषण कर रही है केंद्र की सरकार। नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है और इंडिया ब्लॉक के नेताओं का एक मुश्त यही कहना है कि हिंदुओं के नाम पर हिंदू जो वर्ग है, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, उसका हक मारा जा रहा है। बहुत तरीके से, कायदे से नरेंद्र मोदी की सरकार उनका आरक्षण का अधिकार छीन रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो यहाँ पे सीधी नियुक्तियां हो रही हैं, यहाँ ये एक कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि ये मामला प्रमोशन का नहीं है, ये सीधी नियुक्तियां का है। तो यूपीएससी द्वारा जो हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 16(4) कहता है कि जो भी सरकार की सीधी नियुक्तियां होंगी तो वहां सरकार देखेगी कि अगर जिसका प्रतिनिधित्व कम है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, भले वो किसी पद पे हो रही हो। सरकारी नियोजन मतलब सार्वजनिक सेवा में सबसे छोटे पद से लेके अगर सर्वोच्च पद तक सीधी नियुक्तियां होंगी तो आपको आरक्षण देना ही होगा। यहां तक कि जब लेटरल एंट्री जो है ये कोई नई बात नहीं है। जब 1960 के दशक में जब अंतिम जो 68-69 में भी बात सामने आई थी तो उस समय भी जो सिफारिश की गई थी तो उसमें कहा गया था कि पहले तो शॉर्ट टर्म की नियुक्ति इसको माना गया था, लेकिन उस समय भी कहा गया था कि जो 45 दिन से अधिक के लिए नियुक्तियां होंगी उसमें रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा, जबकि उस समय ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं था 68 में, सिर्फ एससी और एसटी के लिए आरक्षण था। देखिए, जो आरक्षण व्यवस्था है ये मूलतः प्रतिनिधित्व का बात है और ये जो अवसर मिलने की बात है और उसमें प्रत्येक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर सिर्फ आप प्रतिभा के नाम पर एक बड़े वर्ग को वंचित कर दीजिएगा और कहिएगा कि यही लोग, जैसे कि जो पिछले बार हुआ है, मात्र जो थोड़ी सी नियुक्तियां हुई थी 2018 में, तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें जो सब टाइटल से वो बताते हैं कि तथा कथित प्रतिभा को कहां से लाया गया है। उसमें बिहार के एक अभिनेता के भाई को भी लाया गया। बिहार के चर्चित अभिनेता हैं, उनका टाइटल भी उसी वर्ग से संबंध रखता है, उसके भाई को भी उसमें प्रवेश दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रवेश दे रहे हैं तो वही आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो वही एक प्रॉपर, सिर्फ इंटरव्यू पर भी प्रवेश देना एक आशंका पैदा करता है। जहां भी व्यवस्था रही है, जैसे कि जो शिक्षक मतलब कि जो कॉलेजों में जो भर्ती होती रही है और सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा होती रही है तो उस पर भी सवाल उठते रहे। तो सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा अगर व्यवस्था हो रही है तो अपने आप में गड़बड़ है। जैसे कि जो आईएएस की परीक्षा जो होती है तो उसके 3 चरण होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो पीटी जो है वो आपके वस्तुनिष्ठता का परीक्षा है कि आप वस्तुनिष्ठ रूप से चीजों को कितने अच्छी तरह से समझते हैं, और जो मुख्य परीक्षा है वो आपके विश्लेषण क्षमता की परीक्षा है और आपकी लेखनी क्षमता की परीक्षा है, और व्यक्तित्व परीक्षा है, अपनी बातों को प्रस्तुत करने की परीक्षा है। मतलब कि जो पूरे के पूरे एक निचोड़ व्यक्तित्व का होता है, उस तरह से जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा इसीलिए उसको माना जाता है। और उसमें से जो व्यक्ति आते हैं वो यूपीएससी में आते हैं, और वो व्यक्ति जब आपको लगभग 25-30 साल की सेवा कर लेते हैं, जब सेवा करके बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं देश, समाज और राजनीति का, तब वो सेक्रेटरी रैंक के लिए दावेदार होते हैं। और ये जो तथाकथित प्रोफेशनल्स वर्ग जो हैं, तो निजी क्षेत्र में आते हैं, तो निजी क्षेत्र में नियुक्तियां किस तरह से होती हैं और किस तरह से भाई भतीजावाद से भरी होती है, ये कौन नहीं जानता है। आप हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं तो जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कितना प्रतिनिधित्व मिला है आज तक। और आप ये भी जानते हैं कि कार्यालयों में किस तरह से भाई भतीजावाद के आधार पर बड़े बड़े पदों पर लोगों को नियुक्तियां दी जाती है जो अयोग्यता से भरे होते हैं। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर का मामला है, जो तथाकथित जो विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो बहुत सारे कसौटियों पर विशेषज्ञ होते भी नहीं है। वो एक टीम वर्क होता है और सब कुछ चलता रहता है। तो कोई भी सरकारी नियुक्ति जब चाहे किसी भी पद पर हो, वो कोई, तो उसमें आपको आरक्षण देना आवश्यक है। और ये हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि जिसका रिप्रेजेंटेशन कम है उसको आरक्षण देना होगा। तो पहले से ही ये सवाल उठता रहा है कि जो उच्च सचिव स्तर के पद हैं उनपे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का तो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व ऐसे भी काफी कम है,
और जो लेटरल एंट्री का जो मामला हुआ, जो पिछली बार हुआ, उसमें तो पूरी तरह मामला शून्य था, और इस बार भी देखिएगा वही अंततः होगा। लेकिन अब चूंकि 2018 में विपक्ष कमजोर था, आरक्षण का मुद्दा भी कमजोर था, और तथाकथित विकास का बहुत बड़ा हुआ था, जिसका अब सब कुछ उतर रहा है, मामला उतार पर है, और आरक्षण देश का और सामाजिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा है, तो लेटरल एंट्री भी मुद्दा बनेगा। और जो सबसे बड़े पद हैं उस पर भी सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ना कि कुछ खास जाति वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो इस सीधी नियुक्ति को लेकर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसमें एक कमेंट आया है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, न कि किसी का हक छीनना। लेटरल एंट्री का उद्देश्य योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को सरकारी सेवा में लाना है, ताकि देश की प्रगति और विकास में तेजी लाई जा सके। यह कहना कि मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, एकदम निराधार और भ्रामक है। अरे ये सब देखिए, ये सब कॉमन सेंस के आधार पर तो एक जंगल व्यक्ति बात करता है, जिसको संविधान की समझ नहीं है, जो तथाकथित विशेषज्ञता और तथाकथित प्रतिभा की बात करता है। प्रतिभा हो या विशेषज्ञता हो, सब अवसर की बात होती है। जिसको अवसर मिलता है वो अपनी प्रतिभा दिखाता है, अवसर नहीं मिलेगा आपकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, अवसर मिलेगा आपका प्रतिभा परिष्कृत हो जाएगा। इसीलिए जो प्रतिभा के नाम पर आरक्षण का विरोध करते हैं, उनको ना प्रतिभा की समझ है और ना ही आरक्षण किस लिए दिया जाता है ये समझ है। आरक्षण का मतलब ही है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होता है, इसका मतलब ही है कि लोकतंत्र का जो दर्पण है उसमें सोसाइटी नजर आना चाहिए। पूरे के तरह जो जैसे जैसे आपका समाज बना है, वही दर्पण में भी आपको सिस्टम में भी नजर आना चाहिए, और पूरी दुनिया में ये दिया जाता है। ये भारत में जो भ्रम किया जाता है कि भारत में ही दिया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आप अमेरिका में जाइए तो वहां कहीं जाति की जगह वर्ग है, रंग है, रंग है, समुदाय है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी है, हाँ समुदाय है। लेकिन प्रत्येक जगह जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं, जो सच्चे डेमोक्रेटिक देश हैं, वहां ये दिया जाता है और ये दिखाया जाता है। यहाँ तक कि आप जब ब्रिटेन में चले जाइएगा तो प्रत्येक सरकारी कार्यालय में वो सूचीबद्ध कर्मचारियों की लिस्ट टंगी रहती है, और वो साफ साफ बताया जाता है कि कितने कर्मचारी किस वर्ग से हैं। वहां एशियाई लोगों को भी दिया जाता है कि एशियाई लोग कितने हैं, दक्षिण अमेरिकी लोग कितने हैं, निग्रो लोग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, विकलांग कितने हैं। प्रत्येक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, ताकि लगे कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपने अवसर की बात कही, यह कई बार देखा गया है कि बढ़िया प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो सक्षम है हर चीज से, जब उसको अवसर नहीं मिलता है तो कुंठित हो जाता है, और जिसको समाज, जिसको परिवार मानकर चलता है कि ये कुछ नहीं कर सकेगा, उसको भी जब अवसर मिलता है तो बहुत कुछ करके साबित कर देता है। तो अवसर का कितना बड़ा महत्व है। देखिए, एक बात मैं बार बार पहले भी 2-4 मंचों पर मैंने कहा है, ये जो हम लोग यहाँ जो एकलव्य की कथा है, एकलव्य की कथा को आप मिथक मानिए, इतिहास मानिए, उसको सच्चा मानिए या झूठा मानिए, लेकिन उसका जो मूल भाव यही है कि कैसे एक वंचित वर्ग के लड़के को, जो काफी प्रतिभाशाली था, उसको अवसर की क्षमता से वंचित कर दिया गया। मतलब कि जो राजकुमारों को अवसर मिल रहा था, वो अवसर, वो प्रशिक्षण एकलव्य को नहीं दिया गया, और वो एक बड़ी प्रतिभा जो उस समय के सिस्टम को लाभ पहुंचा सकती थी, उससे वो वंचित हो गया, और वो एक वंचित नायक के रूप में ही याद किया जाता है, ना कि एक उपलब्धि प्राप्त करने वाले नायक के रूप में। तो ये जो अंगूठा काटने वाली बात है, ये एक सांकेतिक बात भी हो सकती है कि मूलतः अंगूठा काटने का अर्थ ये हुआ कि उस लड़के से अवसर छीन लिया गया। तो जब तक अब अवसर छीन लिया गया, तो वही बात है, अवसर का ही सारा खेल है, अवसर का ही सारा खेल है। अगर वहां एकलव्य आ जाता, तब पता चलता है कि सबसे बड़ा धनुधर कौन है, अर्जुन है कि एकलव्य है। अर्जुन कर्ण में भी वही स्थिति थी। हाँ, अर्जुन कर्ण में तो अवसर की बात है ना। कि तो आज राजकुमार कौन है और एकलव्य कौन है, स्पष्ट अगर बोलना हो तो। राजकुमार जो वही वर्ग जो वर्चस्व की राजनीति करता रहा है, जो प्रतिभा के नाम पर एक बड़े वर्ग को वंचित करता रहा है, उसी वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाले लोकतंत्र के राजकुमार हैं, और उन्हीं का एंट्री होता है। तो आप जब देखिएगा, जैसे कि
जो यूपीएससी का ट्रेंड है, तो उसमें से कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लेकिन उन राज्यों का प्राइवेट सेक्टर में बहुत जबरदस्त प्रतिनिधित्व है। तो उन एक जो पार्श्व वाला भाग है, जो पार्श्व प्रवेश है, वस्तुस्थिति यह है कि ये पिछवाड़े से प्रवेश है। मतलब कि आप परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने एक व्यवस्था की कि हम पिछवाड़े से घुस जाएंगे, और व्यवस्था आपको अवसर दे रही है। हाँ, तो व्यवस्था जैसे कि वहां जो गेटकीपर है वो आपको घुसने दे रहा है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी